जगदीश और गंगा को देखकर भानु गुस्से में कमरे से बाहर आ गया। उसके आते ही विक्रांत ने पूछा, क्या हुआ ठाकुर साहब, काका सा अंदर नहीं है क्या? भानु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे गुस्से में घूरने लगा। तो विक्रांत ने दरवाजा खोलकर देखा और जगदीश को देखकर मुस्कुरा दिया और फिर से भानु की ओर देखने लगा। काका सा यही है, इसका मतलब प्रीति बिना इन्हें बताए यहाँ से भागी है। इससे पहले कि वो यहाँ से दूर निकलने में कामयाब हो जाए, हमें उसे ढूंढना होगा, विक्रांत बोला। भानु बिना कोई जवाब दिए गुस्से में वहां से चले गए। विक्रांत मन ही मन बहुत खुश हुआ। भानु आकर अपनी गाड़ी में बैठे और विक्रांत के साथ रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़े। दूसरी ओर आदित्य अपनी दादी के कमरे में पहुंचा। उसकी दादी परेशान सी एक कुर्सी पर बैठी दीवार पर लगी अपने पति की तस्वीर को देख रही थी। आदित्य उनके पास आया और अपनी दादी के पैरों के पास घुटनों के बल बैठा। जानकी ने उससे कोई बात नहीं की। आदित्य उनकी तरफ देखकर बोला, दादी मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हो। मुझे आपको बिना बताए ये सब नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। जानकी ने गुस्से में उसकी ओर देखा और बोली, हमें एक बात सच सच बताइए आदित्य, ये सब आपने हासिल कैसे किया? उनके इतना पूछते ही आदित्य के चेहरे के जैसे रंग ही उड़ गए। उसे वो सब याद आने लगा जो उसने प्रीति के साथ किया था। जानकी उसके चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर बोली, आपका चेहरा देखकर हमें बहुत घबराहट हो रही है आदित्य, हमें हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आदित्य उठकर खड़ा हुआ और उनकी ओर पीट करके बोला, वैसे ही हासिल किया है दादी, जैसे हमसे हमारा सब कुछ छीना गया था। उसके इतना कहते ही जानकी की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोली, ये आपने क्या किया आदित्य, क्यों किया? हमने आपको अपने अतीत का सच इसलिए नहीं बताया था ताकि आप भी वही करें जो सुखदेव भाई साहब ने हमारे साथ किया। आपकी इस हरकत की वजह से आज उनमें और हमें कोई फर्क नहीं रह गया है। आज आपने हमें हमारी ही नज़रों में गिरा दिया है बेटा, क्योंकि सुखदेव भाई साहब तो पराये थे, पर आप तो हमारे पोते हैं ना, आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। हम अपने सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करते थे बेटा, क्योंकि हमें लगता था कि हमारा आदित्य बिल्कुल अपने दादाजी की तरह है और वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसके दादाजी की आत्मा को और उसकी दादी को कोई भी ठेस पहुँचे। पर आपने तो हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। क्यों किया आपने ऐसा आदित्य, क्यों किया? आदित्य ने अपनी दादी की ओर देखकर जवाब दिया, दादी आप ही ने मुझे सिखाया है कि जुर्म करने वाले से ज्यादा जुर्म सहने वाला गुनहगार होता है। अगर ठाकुर सुखदेव के दिए धोखे को हम चुपचाप सहन करेंगे तो हम भी दोषी हो जाएंगे। सालों पहले आप अकेली थी और डैड लंदन में थे, इसलिए ठाकुर सुखदेव हमारे साथ ये सब करने में कामयाब हो गए। उनकी वजह से बड़े पापा इस दुनिया से चले गए। धरा दी के सिर से उनके पिता का साया उठ गया और आप दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। अगर डैड ने इंडिया लौटते ही आपको नहीं तलाशा होता तो हम आपको हमेशा के लिए खो देते। सिर्फ आपके कहने पर डैड इतने सालों से चुप रहे, पर सच जानकर मैं चुप नहीं रह सकता था, क्योंकि गलत का साथ देना मेरे उसूलों के खिलाफ है और किसी को धोखा देना ये कब से आपके उसूल बन गए? तभी जानकी ने गुस्से में पूछा। आदित्य तुरंत बोला, दादी आप मुझे अच्छे से जानती है, किसी को धोखा देकर मैंने कामयाबी हासिल नहीं की है। आज तक मैंने जो भी किया है वो आपकी दी गई सीख के मुताबिक ही किया है, पर ठाकुर सुखदेव सिंह को बर्बाद करने के लिए मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। उसने हमें बर्बाद किया था और बदले में मैंने उसे और उसके पूरे परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। अब हमारी हवेली और हमारी ज़मीनें सब कुछ फिर से हमारा हो गया है। मैंने हवेली के रेनोवेशन का काम भी शुरू करवा दिया है। ठाकुर सुखदेव सिंह इस वक्त अमरनाथ की यात्रा पर गए हुए हैं और उन्हें शायद ये पता भी नहीं है कि अब वो सड़क पर आ चुके हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब वो यात्रा से लौटे तो आपको हवेली में देखे। मैं उनके चेहरे पर सब कुछ छिन जाने का वही दर्द देखना चाहता हूँ जो कभी आपके चेहरे पर था। आदित्य की बातें सुनकर जानकी परेशान होकर सोच में पड़ गई। तभी आदित्य फिर से बोला, अब आप ये सब छोड़िए और पार्टी में चलिए। ये पार्टी आपके जन्मदिन की है, इसलिए आपका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, चलिए। इतना कहकर आदित्य ने अपनी दादी की दोनों बाहें पकड़ी और उन्हें अपने साथ बाहर लॉन में ले जाने लगा। जानकी ने परेशान होकर आदित्य की ओर देखा और पूछा, आदित्य आप वहाँ गंगा और जगदीश से मिले होंगे ना? कैसे है वो दोनों? किसी से उसका सब कुछ छीन कर कुछ लोग खुशी होते हैं दादी, तो वो भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश है।
आदित्य ने बिना उनकी ओर देखे कहा और लॉन की ओर बढ़ने लगा। जानकी ने फिर से पूछा, और प्रीति, वो भी बड़ी हो गई होगी ना? जानकी के मुंह से प्रीति का नाम सुनकर आदित्य के कदम रुक गए और उसे एक बार फिर प्रीति के साथ बिताए लम्हे याद आने लगे। क्या हुआ आदित्य, आप मिले होंगे ना प्रीति से? कैसी दिखती है वो बड़ी होकर? बिल्कुल किसी परी की तरह लगती होगी ना? बचपन में वो बिल्कुल एक छोटी सी गुड़िया लगती थी, पर अब तो जवान हो चुकी होगी। लंबे बाल होंगे उनके, गहरी काली आंखें होगी, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होंठ होंगे और चेहरा चांद की तरह चमकता होगा उनका। सही कह रहे हैं ना हम? आदित्य ने खुद को संभाला और जानकी की ओर देखकर अकड़ते हुए बोला, मुझे नहीं पता दादी, क्योंकि मैं वहां किसी प्रीति से नहीं मिला। आदित्य के इतना कहते ही जानकी उदास हो गई। वो उन्हें फिर से पार्टी में ले आया। सब लोग डांस कर रहे थे। जानकी को देखते ही विवान दौड़ता हुआ आया और उनके गले में हाथ डालकर उन्हें पार्टी में ले जाते हुए बोला, चलो जानू, डांस करते हैं। हम सब दोस्तों ने आपके लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस तैयार की है। हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपको भी हमारा साथ देना होगा। अरे पर हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? हमें तो ये भी नहीं पता कि आप अपने दोस्तों के साथ किस गाने पर परफॉर्मेंस देने वाले हो, जानकी ने विवान की ओर देखकर कहा। विवान मुस्कुराया और उन्हें हक करते हुए बोला, उसकी फिक्र आप मत करिए जानू, आप बस मेरे साथ चलिए, क्योंकि गाना आपकी पसंद का ही होगा, चलिए। विवान अपनी दादी को स्टेज पर ले आया। जानकी के स्टेज पर आते ही सब लोगों ने जोर जोर से सीटी बजानी शुरू कर दी। आदित्य ने शराब का ग्लास उठाया और उसे लेकर वहीं रखी एक चेयर पर बैठ गया। जानकी के स्टेज पर पहुंचते ही विवान के सारे दोस्त स्टेज पर आ गए। विवान ने डीजे वाले को गाना प्ले करने का इशारा किया तो उसने गाना प्ले कर दिया। मेरे पिया गए रंगू, किया था वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। गाना सुनते ही जानकी के पैर थिरकने लगे और वो उसी तरह डांस करने लगी जैसा इस गाने की हीरोइन ने किया था। विवान और उसके सारे दोस्त भी उनके साथ डांस कर रहे थे। उन्हें डांस करते देख सबके चेहरे खिल गए। कुर्सी पर बैठकर शराब पी रहा आदित्य भी अपनी दादी को डांस करते देख मुस्कुरा रहा था। अहाना भी आकर उसके पास वाली कुर्सी पर बैठी। उसे मुस्कुराता देख उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो आहिस्ता से आदित्य से बोली, मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं आप। अहाना के इतना कहते ही आदित्य ने तुरंत उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। अहाना ने उदास होकर पूछा, सर आप एक बार फिर से सोच लीजिए, क्या सच में आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? आदित्य हैरानी से उसे देखने लगा तो अहाना फिर से बोली, हर लड़की का एक सपना होता है सर, कि जिसे वो प्यार करती है वो भी उससे उतना ही प्यार करे जितना कि वो उससे करती है। पर आपकी आंखों में मुझे आज तक वो प्यार कभी नजर नहीं आया। मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी एक समझौता बनकर रह जाए। मेरी तरफ से आप आज़ाद हैं। आप पर इस शादी को लेकर कोई दबाव नहीं है। अगर आप इनकार नहीं कर पा रहे हैं तो मैं सबसे कह देती हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। अहना के इतना कहते ही आदित्य ने अपना ग्लास एक सांस में खत्म किया और गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। उसे इतने गुस्से में देखकर अहाना भी घबरा गई। तभी अचानक आदित्य ने अहाना की कलाई पकड़ी और उसे लिए स्टेज की ओर बढ़ने लगा। अहाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य क्या करने जा रहा है। वो बस चलते हुए उसे एकटक देखे जा रही थी। बाकी सबकी नजरें भी उन दोनों पर पड़ी। विवान ने उन्हें स्टेज पर आता देख गाना बंद करवा दिया। आदित्य अहाना को लेकर स्टेज पर आया और उसने डीजे वाले के हाथ से माइक लिया और बोला, खेलो गाइस। आदित्य के इतना कहते ही सब लोग उसकी ओर देखने लगे। तभी आदित्य फिर से बोला, आप सब ये तो जानते ही हैं कि आप आज यहाँ मेरी दादी के बर्थडे की खुशी में इनवाइट किए गए हैं। मेरी दादी हमारे घर का वो मजबूत पिलर है जिस पर हमारा पूरा परिवार और उसकी खुशियाँ टिकी हुई है। यही वजह है कि हमारा पूरा परिवार मेरी दादी से बहुत प्यार करता है। इसलिए खुशी के इस मौके पर आज मैं दादी की खुशी और बढ़ाना चाहता हूँ। उन्हें उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा देना चाहता हूँ। जब से मेरी धरा दी की शादी हुई है मेरी दादी बस एक ही सपना देख रही है और वो है मेरी शादी का सपना। और इसलिए आज मैं अपनी दादी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। आदित्य के इतना कहते ही कुछ लोग तालियां बजाने लगे तो कुछ जाम आपस में टकराकर अपनी खुशी जाहिर करने लगे। तभी आदित्य ने अहाना का हाथ पकड़ा और बोला, मैं बहुत जल्द अहाना से शादी करने जा रहा हूँ और चाहता हूँ
कि दादी जल्द से जल्द पंडित जी को बुलाकर हमारी शादी का मुहूर्त निकलवाए। अहाना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आदित्य के इस फैसले से उसकी पूरी फैमिली भी बहुत खुश हुई। जानकी भी मुस्कुराते हुए आदित्य के पास आई और दोनों को अपने गले से लगाकर बोली, सच में आदित्य, आज आपने हमें अपने जन्मदिन का सबसे खास तोहफा दिया है। हम कल सुबह ही पंडित जी को बुलाकर आपकी और अहाना की शादी की तारीख तय कर देते हैं। अब हम ज्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि आपका मूड मौसम की तरह बदलता है। क्या पता कल आप हमसे आकर ये कहे कि आप अभी 2 साल और शादी नहीं करना चाहते। जानकी के इतना कहते ही सबको हंसी आने लगी। दूसरी ओर सुमेर गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तभी उसके फोन की बीप बजी। उसने तुरंत अपना फोन चेक किया। विक्रांत का मैसेज पढ़ते ही वो दंग रह गया। उसने तुरंत अपनी जीप में लगे मिरर से पीछे देखा तो उसे जग्गू उनका पीछा करते हुए नजर आया। प्रीति ठाकुर साहब के आदमी हमारा पीछा कर रहे हैं, सुमेर गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर बोला। प्रीति ने तुरंत पलटकर पीछे देखा और पूछा, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे सुमेर? सुमेर गाड़ी को दाएं मोड़कर बोला, तू चिंता मत कर, अब हम हमारे गांव के रेलवे स्टेशन से नहीं बल्कि किसी दूसरे गांव से ट्रेन पकड़ेंगे, पर पहले हमें इन्हें चकमा देना होगा। प्रीति ने सिर हिला दिया। सुमेर की जीप की स्पीड देखकर जग्गू बोला, लगता है इसे पता चल गया है कि हम इसका पीछा कर रहे हैं। उसने तुरंत अपनी गन उठाई और सुमेर की जीप के टायर पर निशाना लगाया, पर सुमेर की गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि वो ठीक से निशाना नहीं लगा पा रहा था। उसने गोली चलाई तो उसकी आवाज़ सुनकर सुमेर ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और प्रीति से बोला, चुप कर बैठ प्रीति। प्रीति ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। तभी जग्गू ने अगली गोली फिर से टायर पर चलाई। इस बार उसका निशाना सही जगह लग गया। टायर में गोली लगने से सुमेर गाड़ी को संभाल नहीं पाया। उसने मोड़ आते ही जैसे ही अपनी गाड़ी मोड़ी तो गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। प्रीति जोर से चीखी। सुमेर को कोई चोट नहीं लगी थी और ना ही प्रीति को चोट लगी। सुमेर जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और प्रीति का हाथ पकड़कर बोला, चल प्रीति, अब हमें जंगल के रास्ते से जाना होगा, जल्दी कर। प्रीति के जीप से बाहर आते ही दोनों जंगल की ओर दौड़ने लगे। जग्गू ने सुमेर की जीप देखते ही अपनी जीप रोकी और अपने आदमियों के साथ दौड़ते हुए उसकी जीप के पास पहुंचा, पर वहां कोई नहीं था। जग्गू गुस्से में अपने आदमियों से बोला, लगता है जंगल की ओर भागे हैं। तुम लोग इस तरफ देखो और मैं इस तरफ देखता हूँ, और तुम सब सड़क पर देखो। जग्गू के इतना कहते ही उसके सारे आदमी उसके बताए अनुसार प्रीति और सुमेर को ढूंढने निकल पड़े। सुमेर प्रीति का हाथ पकड़े जंगल के अंधेरे में भाग रहा था और ठाकुर साहब के आदमी उनका पीछा कर रहे थे। वो उनके बहुत नजदीक आने लगे तो सुमेर प्रीति के साथ झाड़ियों के पीछे छिप गया। प्रीति बहुत थक गई थी इसलिए वो हाँफने लगी। उसके हाँफने की आवाज़ से कहीं ठाकुर के आदमी उन तक न पहुंच जाए। ये सोचकर सुमेर ने प्रीति के मुंह पर हाथ रख लिया। ठाकुर के आदमियों को जब प्रीति और सुमेर नहीं मिले तो वो उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ गए। उनके जाते ही सुमेर ने प्रीति के मुंह पर से अपना हाथ हटाया और पूछा, तू ठीक है ना? प्रीति ने घबराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। सुमेर ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, प्रीति जल्दी कर, हमें यहाँ से निकलना है। दोनों फिर से भागने लगे, पर तभी किसी ने पीछे से आकर सुमेर के सिर पर डंडा मार दिया। सुमेर के सिर से खून बहने लगा। प्रीति जोर से चीखी। सुमेर ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ा और पलट कर देखा तो उसके सामने भानु खड़ा था। प्रीति भी उसे देखकर दंग रह गई। भानु ने फिर से डंडा सुमेर के सिर पर दे मारा तो सुमेर जमीन पर जा गिरा। प्रीति उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी भानु ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, ठाकुर भानु प्रताप के चंगुल से बचकर भागना इतना आसान नहीं है, समझिए आप चाहे कितने भी हाथ पैर मार लीजिए प्रीति, पर शादी तो आपको हमसे करनी ही पड़ेगी, चलिए। इतना कहकर भानु उसे खींचकर वहां से ले जाने लगा, पर तभी सुमेर उठा और उसने भानु का पैर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर उसे बुरी तरह मारने लगा। दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। तभी विक्रांत भी वहां आ गया। सुमेर ने जैसे ही विक्रांत को देखा तो वो भानु की गर्दन पकड़कर बोला, विक्रांत प्रीति को लेकर यहाँ से निकल, मैं इससे और इसके आदमियों से निपट लूंगा। तू जल्दी निकल यहाँ से। पर तू अकेले इन सब से कैसे लड़ेगा? विक्रांत ने घबराकर पूछा ही था कि तभी ठाकुर साहब के और आदमी भी वहां आ गए। वो सब मिलकर सुमेर के हाथों से भानु की गर्दन छुड़ाने लगे, पर सुमेर ने गर्दन नहीं छोड़ी। वो चीखते हुए बोला, विक्रांत प्रीति को लेकर जा यहाँ से, जा।
हाँ, इतना कहकर विक्रांत ने प्रीति का हाथ पकड़ा और वहां से भागने लगा। भानु के आदमियों ने सुमेर को मारना शुरू कर दिया। भानु ने उसकी पकड़ से छूटते ही गुस्से में अपनी गन निकाली और सुमेर पर तानकर बोला, अगर मैं चाहूं तो तुझे अभी और इसी वक्त खत्म कर दूं। तेरी लाश तक तेरे घर वालों को नहीं मिलेगी, पर मैं तुझे जिंदा रखना चाहता हूँ ताकि तू प्रीति को मेरी होते देख सके। उसके बाद तुझे उसी के सामने गोली मारूंगा। इतना कहकर भानु ने सुमेर के सिर पर अपनी गन से वार कर दिया, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर जा गिरा। भानु अपने आदमियों से बोले, तुम लोग मेरे साथ चलो और माखन तुम इसे लेकर जाओ, पर इसे मरने मत देना, समझे? जी ठाकुर साहब, माखन बोला। इधर विक्रांत और प्रीति जंगल में भाग रहे थे। भागते भागते प्रीति की सांस फूलने लगी थी। वो थककर एक पत्थर पर बैठ गई तो विक्रांत परेशान होकर बोला, प्रीति थोड़ी हिम्मत कर, ठाकुर साहब के आदमी हमारे पीछे आते ही होंगे, हमें निकलना होगा यहाँ से। पर भाई साहब, सुमेर, प्रीति ने रोते हुए पूछा। विक्रांत ने उसके आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, तू सुमेर की फिक्र मत कर, उसे ऐसे लोगों से निपटना अच्छे से आता है, उसे कुछ नहीं होगा। बस तू यहाँ से चल, क्योंकि आज अगर मैं तुझे ठाकुर साहब से नहीं बचा पाया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्रीति रोते हुए बोली, पर भाई साहब, अब तो ठाकुर साहब आपकी भी जान के दुश्मन बन गए हैं। अगर मैं भाग गई तो हमारा पूरा परिवार खतरे में आ जाएगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तक वीर और भैरव हमारे पूरे परिवार को ठाकुर साहब की पहुंच से बहुत दूर ले जा चुके होंगे। मुझे बस तुझे यहाँ से निकालना है। चल, इतना कहकर विक्रांत ने प्रीति का हाथ पकड़ा और फिर से दोनों भागने लगे। भानु के आदमी जंगल में चारों ओर फैल चुके थे। प्रीति से बिल्कुल भी भागा नहीं जा रहा था, पर फिर भी वो भागने की कोशिश कर रही थी। लेखिका कविता वर्मा।